नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम वियतनाम की ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में जानने में इस्तेमाल करेंगे। आज हम इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे, जिससे हिस्ट्री के इतिहास के काले पन्नों की ये लड़ाई जो लगभग 20 साल चली और एक छोटा सा समुदाय जिसकी एक्चुअल में गिनती में कुछ हजार लोग ही होंगे जिन्होंने अमेरिका के अंदर तबाही मचा दी, अमेरिका की आर्मी को भगा दिया और इतनी बुरी तरह हराया कि 20 साल के अंदर जब टोटल लड़ाई खत्म हुई तो उसके लॉस के अंदर हमारे पास इतना बड़ा नंबर था कि लगभग 13 लाख से 42 लाख के आसपास लोगों के मरने की खबर आई। इतनी बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई जिसके अंदर मरने वालों की संख्या रुकी नहीं। अमेरिका के अंदर कई बार प्रेसिडेंट तक बदलने पड़ गए इस लड़ाई के अंदर। तो क्या बात रही होगी इस लड़ाई की, वो आज हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस लड़ाई से कि भाई एक लड़ाई ऐसी जो 1 नवंबर 1955 में शुरू होकर के 30 अप्रैल 1975 चली। ये 1975 तक तब खत्म हुई जब अमेरिका ने हार मान ली और हार मानकर पूरे वियतनाम को खाली कर दिया। सारी की सारी सेना को, लोगों को हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से वापस बुलाना पड़ा। इतनी गंदी हार हुई। जो लड़ाई 19 साल 5 महीने 4 हफ्ते और 1 दिन चली थी, जो कि लड़ाई हुई वियतनाम के 2 हिस्सों के अंदर, एक साउथ वियतनाम और एक नॉर्थ वियतनाम। इसमें कुछ कंबोडिया, लाओस और जो साउथ चाइना का सेक्शन भी शामिल था। यह लड़ाई उन परिस्थितियों में हुई और भरोसा कीजिए, असलियत में लड़ाई के पीछे के मुद्दे को सोचेंगे तो आप भी कहेंगे कि इस मुद्दे पर इतनी भयानक लड़ाई हो सकती थी। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह हुआ कि वहां की जो वियत कांग जो पार्टी थी वो जीती। यूएस को वापस आना पड़ा। दोनों टुकड़े फिर से एक हो गए। भारी भरकम मात्रा के अंदर लोगों की हत्या हुई। इस लड़ाई के अंदर वियतनाम के खुद के पास में कोई जहाज या कुछ थे नहीं। वो तो सिर्फ जवानी, एक होता ना, जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि अमेरिका ने हवाई जहाज का, हेलीकॉप्टर का, पानी के जहाजों का, पता नहीं किस किस चीज का इस्तेमाल किया। साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी लड़ाई में बिना हथियारों के लड़ने वाले वियतनामियों ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए, इतनी बुरी तरह हराया। तो इस वीडियो को पूरा जानने के लिए अंत तक बने रहिए और गारंटी देता हूं ना आपका ध्यान 1 सेकंड भी भटक पाए। 1 सेकंड भी नहीं भटकेगा, गारंटी है। तो ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में। उससे पहले हमारे YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जितने भी हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सभी कॉन्टेक्ट्स पर जो भी हमारे IAS विद हरी मोहन के कॉन्टेक्ट्स हैं, आप यहां पर हमसे कनेक्शन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम के लिए, पीसीएस एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम के लिए किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, पेन ड्राइव सिलेबस चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब इस कंटेंट के अंदर पूरी वॉर में हम दोस्तों ये 12 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि रूट्स क्या थे वॉर के, वॉर कब शुरू हुई, वियत कांग किसे कहेंगे, डोमिनो थ्योरी जिस पर पूरा पश्चिमी देश, पूरे पश्चिमी देशों के वर्ग इस पर चलते हैं, वो क्या है, गल्फ ऑफ टोंकिन्स क्या था, वियतनाम वेस्टमोरलैंड, वियतनाम वार प्रोटेस्ट, टेक ऑफेंसिव, वियतनामाइजेशन, माय लाई मास्कर, इसके बाद कैंट स्टेट और उसके बाद लड़ाई का अंत। ये 12 पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, कहीं भी लिखेंगे तो बहुत डेफिनेटली आपको स्कोर करने में आसानी रहेगी। अकेली एक ऐसी लड़ाई जो बहुत लंबे समय तक चली, बहुत पैसा खर्च हुआ और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो नॉर्थ वियतनाम के अंदर थी वो साउथ वियतनाम की लड़ाई के अंदर लड़ रही थी। ये 2 नाम याद रख लीजिएगा। असलियत में फ्रंट में जो लड़ाई चल रही थी वो 2 ही सेक्शन थे, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। इन दोनों की लड़ाई के पीछे अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, कंबोडिया, बहुत सारे देश, सब ने पूरी ताकत लगाई और इस लड़ाई को लड़ा। इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कोल्ड वॉर का इंपॉर्टेंट रोल रहा, जिसके अंदर यूएस
हो गया, सोवियत संघ हो गया, अलग अलग तरीके से 3 मिलियन से ज्यादा लोगों को खो चुके थे। आधे से ज्यादा वियतनाम के सिविलियंस थे वो मारे जा चुके थे। और 1973 के अंदर यूएस को अपनी फौज वापस बुलानी पड़ी। फौज वापस बुलानी पड़ी और फौज वापस जाते के साथ ही वियतनाम ने क्या किया, दूसरे हिस्से को जीत लिया, अपना कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उसे इकट्ठा करके यूनिफाई कर दिया, यूनिफाई किया, जोड़ दिया और फिर से पूरा एक ही मुल्क बन गया। तो इस लड़ाई की शुरुआत होने से पहले यहां पर दो नक्शे हैं, दोनों को ध्यान दीजिएगा। ये वाला हिस्सा जहां पर लिखा है फ्रेंच इंडो चाइना, उस समय के अंदर दोस्तों ये बात उस समय की है जिस समय में फ्रांस ने लगभग बहुत बड़े हिस्से को जीत रखा था और जीतने के बाद उस पर अपना उपनिवेश बना रखा था। फ्रांस ने उपनिवेश बना रखा था और दोस्तों फ्रांस ने उपनिवेश बना रखा था 1860 से लेकर 1941 तक, 1941 तक ये उपनिवेश रहे सारे के सारे देश। जो आज के दिन आपको ये वाला सेक्शन दिख रहा है जिसमें वियतनाम एक ऊपर दिख रहा है, यहां वियतनाम, कंबोया, लाओस, ये सारे के सारे सेक्शन हैं, ये अब अलग हो चुके हैं। उस टाइम पीरियड में सारे के सारे जो देश थे वियतनाम के फ्रांस के अंडर क्या थे, फ्रांस का कब्जा था और इसके उपनिवेश थे। फ्रांस के उपनिवेश थे तो हुआ क्या था कि उस समय में जब फ्रांस के उपनिवेश थे तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। वियतनाम का जो साउथ ईस्ट एशिया है इंडो चाइनीज पेनिनसुला पर है, जिस पर फ्रांस का पूरा कॉलोनियल था। फ्रांस का जो इंडो चाइना, जो फ्रेंच इंडो चाइना था, वो रूल चला 1860 से 1941 तक। जापान ने ताकत बढ़ाई, जापान ने घुसपैठ करी और जापान ने पूरे पूर्वी दक्षिण एशिया को, पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया को जीत लिया, अपना कब्जा कर लिया और अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराए गए और एटॉमिक बम गिराए गए तो जापान पूरी तरीके से टूट गया और लड़ाई से विड्रॉ कर दिया। जहां जहां इसका कंट्रोल था उस कंट्रोल को छोड़ दिया, जहां जहां कंट्रोल था छोड़ दिया। तो कंट्रोल छोड़ा तो अब फिर से दो बातें समझ में आई। कंट्रोल छोड़ा तो कंट्रोल छोड़ने के बाद में फिर से दो परिस्थितियां आई। क्या परिस्थितियां आई, फिर से वापस नक्शे पर चलते हैं। यहां पर ये डिवीजन का आपको लाइन दिख रहा होगा। एक जो डिवीजन था वो नॉर्थ वियतनाम के सेक्शन से डिवाइड हुआ और एक डिवाइड हुआ साउथ के नाम से। एक डिवाइड हुआ नॉर्थ के नाम से, नॉर्थ वियतनाम, जो चाइना के कंट्रोल के साथ था, जो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता था, और दूसरा था साउथ वाला सेक्शन जिसके अंदर यूके, अमेरिका और भी कुछ कंट्रीज से जो सपोर्ट कर रहे थे। तो अब समस्या क्या आई कि जो नॉर्थ का जो हिस्सा था जापान का, अब ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जापान हारा। हारने के बाद फ्रेंच कॉलोनियल रूल वापस डिमांड करने लगा कि भैया तुम तो जा रहे हो, ये बचा हुआ सेक्शन मुझे ही दे जाओ। उस समय में क्या हुआ, हो ची मिन जो ये भाई साहब हैं, इन्होंने पूरे के पूरे वियतनाम के अंदर अमेरिका और उसकी पार्टी का बैंड बजा कर रख दिया। इस व्यक्ति ने वियत मिन नाम से एक पार्टी बना रखी थी, वियत मिन नाम की पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट को फॉलो करती थी और कम्युनिस्ट साम्राज्य को चलाना चाहती थी, जिसका मानना यह था कि नियम बनेंगे तो पूरे देश में एक ही बनेंगे, अलग अलग प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होगा। ये किसी भी प्रकार के सपोर्ट में नहीं थे, ये पूरे देश को यूनिफाई करना चाहते थे। जापान के समय में भी इनकी लड़ाई जो थी बुरी तरीके से चल रही थी। ऐसा नहीं था कि जापान के अंदर वियत मिन जो थे शांत बैठे थे। अब क्या हुआ, 46 के अंदर इंडो चाइना वॉर स्टार्ट हो गया। इंडो चाइना वॉर स्टार्ट हुआ किस किस के बीच में, दो समुदाय थे। एक समुदाय था जो वियत मिन का था, जो हमने पीछे जनाब की फोटो दिखाई, ये एक ग्रुप था जो वियत मिन, यो हो ची मिन जो था, ये इसको चला रहे थे। और दूसरा था जो फ्रेंच दोबारा से कंट्रोल में आया। तो फ्रांस जब दोबारा से कंट्रोल में आया तो पूरे देश में दो हिस्से तो बन ही चुके थे। एक हिस्सा वियत मिन ने कंट्रोल कर लिया, दूसरा हिस्सा फ्रांस के कंट्रोल में चला गया, यानी एक पर चाइना का कंट्रोल आ गया और
और दूसरे को फ्रांस ने कंट्रोल कर दिया। फ्रांस जो था कंट्रोल में आते ही यूएस आर्मी ने क्या कर दिया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करनी शुरू कर दी। 1946 से लेकर 1954 तक ये प्रॉब्लम चली, आपस में ये खूब लड़े। 8 साल की लड़ाई चली जिसमें फ्रांस की हार हुई। क्यों हार हुई? क्योंकि जो फ्रांस की ये जो आर्मी थी दोस्तों, ये कभी डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ पाती थी, और वियत मिन्ह की जो आर्मी थी ये गोरिल्ला लड़ाई के अंदर आर्मी ट्रेंड थी। गोरिल्ला आर्मी का मतलब ये होता है कि कम हथियार हैं लेकिन पेड़ों के ऊपर चढ़कर अटैक करना, जमीन के अंदर घुसकर अटैक करना, पानी में छुपकर, कीचड़ में छुपकर, हर उस तरीके से लड़ाई को लड़ना जिससे जीता जा सके। तो ये जो लड़ाई थी काफी लंबे अरसे तक चली, 8 साल तक ये लड़ाई चली। 1954 में क्या हुआ कि जिनेवा अकॉर्ड साइन हुआ इन दोनों के बीच में। अब लड़ाई बढ़ चुकी थी, लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी कि फिर से नुकसान हुआ। पीछे से सपोर्ट कर रहा था, वियत मिन्ह को चाइना सपोर्ट कर रहा था, फ्रेंच लॉयलिस्ट को यूएसए पीछे से सपोर्ट कर रहा था, कोई सामने आके सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ कि 1945 में वॉर खत्म हुआ, जापान ने कंट्रोल छोड़ दिया। फ्रांस ने जो था 2 सेक्शन बांट दिया, एक बाओदाई को कंट्रोल दे दिया, बाओदाई को कंट्रोल दिया यानी ये नीचे फ्रेंच लॉयलिस्ट को कंट्रोल दे दिया, और दूसरा हो वियत मिन्ह को फोर्सेस को कंट्रोल दे दिया। कंट्रोल देने के बाद जापान खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद फ्रांस रूल पर आता है, रूल पर आने के बाद दोबारा से वही लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर देता है। ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू जब कर देता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और वियत मिन्ह की जो पार्टी थी, वियत कॉम जो पार्टी थी, वो फिर से सत्ते में आ जाती है। झगड़ा चलता है 54 के अंदर, 1954 में दोनों के अंदर एक समझौता होता है। समझौता क्या होता है? समझौता यह होता है कि यहां पर यह बैठक होती है समझौता के अंदर, जिसमें बात आती है कि भाई इसे टेम्पररी पार्टीशन कर देते हैं। टेम्पररी पार्टीशन का मतलब यह कि कुछ समय के लिए बांट देते हैं। फिर क्या करेंगे, जनता के द्वारा 300 दिन के प्रोविजन के बाद में क्या करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन करवाएंगे पीस ट्रीटी के आधार पर, जिसको चुना जाएगा वही व्यक्ति देश पर शासन करेगा। एक ही कंट्री हो जाएगा, 2 कंट्रीज नहीं होंगे। ये बात पर कंट्रोल आया। हालांकि जो शुरुआत में हो ची मिन्ह था, जो इनका लीडर था मेन, जो कि गोरिल्ला युद्ध वाले टीम का सदस्य था, वो नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार से वॉर खत्म हो। वो तो सेकेंडरी पार्टी को जीतने के ही पक्ष में था कि जीत कर ही हम वापस लेंगे, किसी भी प्रकार से ऐसे नहीं छोड़ने वाले। लेकिन चाइना का दबाव था उस पर, उसने काफी लंबा समय चाइना कंट्री में बिताया था और कम्युनिस्टों के पक्ष में था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उसके पक्ष में थी, और उसने भी चलो मान लिया कि इलेक्शन के तरीके से मान जाएंगे। 300 दिन का टाइम पीरियड दिया गया, देश बांट दिया गया। देश के लोगों को परमिशन थी कि एक तरफ से दूसरी तरफ फ्रीली आ जा सकते हैं, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। 300 दिन बाद इलेक्शन, यानी एक लिमिटेड समय बाद इलेक्शन। इलेक्शन के अंदर क्या हुआ कि इलेक्शन तो होना था एक लंबे अरसे बाद, इस बीच में अकॉर्ड चला। लाओस कंबोडिया के लोग जो थे इधर उधर सफर कर रहे थे, इसके अंदर पूरी तरह आजादी की बात डिसाइड की गई। लेकिन समस्या क्या आई कि ये जो साहब हैं, इन्होंने असलियत में लड़ाई में आग में घी का काम किया। साउथ वियतनाम जो था, अब समझ लीजिएगा, साउथ वियतनाम जो था वो पूरा का पूरा इन 9 दिन के कंट्रोल में था। ये कैथोलिक थे, कैथोलिक वियतनाम के अंदर माइनॉरिटीज के अंदर थे, लेकिन फिर भी इन पर भरोसा करके पूरे वियतनाम का, साउथ वियतनाम का कंट्रोल इन पर दिया गया। उनको यूएसए का पूरा सपोर्ट था, हिडन तरीके से फ्रांस गवर्नमेंट का सपोर्ट था, यूके का सपोर्ट था। नॉर्थ वियतनाम जो हो ची मिन्ह, पीछे जनाब की फोटो जिनकी देखी, ये कम्युनिस्ट थे, इन्हें पूरा चाइना का सपोर्ट था, रशिया का सपोर्ट था। इवन दैट लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जो थे आजादी चाहते थे, और इस परिस्थिति में जिनेवा का अकॉर्ड जो था वो चलाया गया। अब चलाने के बाद की बात क्या हुई कि लड़ाई शुरू होने के 2 पर्पस थे कि भाई एक जो सेक्शन था जो चाइना के कंट्रोल में चला गया ये ऊपर,
पर, और ये जो एक सेक्शन नीचे वाला ये वाला सेक्शन है इस पर आपके नो दिन मिन का सपोर्ट आ गया। ये इनके ऊपर भाई साहब ने कंट्रोल कर लिया। इस बीच में बहुत सारे ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, आपस में लड़ाइयां चलती रही। क्या हुआ कि जो ये आपके कंट्री के ये जो सेक्शन के जो बंदे थे, जो ये पर्सन का हमने अभी नाम पढ़ा क्या था, नो दिन दिम, ये नो दिन दिम जो व्यक्ति था इसे वहां का मेन लीडर बना दिया गया। लीडर बना दिया गया तो इन्होंने भर भर कर अत्याचार किए, इतने अत्याचार किए कि इन्होंने करप्ट लीडर थे, लूट खसोट करने लगे, वहां के बुद्धिस्टों को मारा जाने लगा, उत्पीड़ित किया। इलेक्शन का जब समय आया तो कहा गया कि भाई चलो इलेक्शन करो, देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। इन्होंने इलेक्शन कराया ही नहीं, ये इलेक्शन के फेवर में नहीं थे। जबकि वियत कांग, यहां पर ये जी है दोस्तों, वियत कांग जो थी रीयूनिफाइड होना चाहती थी और पूरे वियतनाम को बंटने नहीं देना चाहती थी। उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी और इस समय में ये जो नो दिन मिन है ये नहीं चाहते थे कि ये वियतनाम फिर दोबारा से उनके साथ जुड़े। अब परिस्थितियां बिगड़ने लगी। नॉर्थ का जो सेक्शन था वो बहुत, कहते हैं ना, नॉर्थ का सेक्शन था वो बहुत स्ट्रांग था, लड़ने के लिए उनमें देशभक्ति की भावना थी और जिनेवा कॉन्फ्रेंस को अवॉइड किया जाने लगा। यहां से लड़ाई शुरू हुई वियत कांग के द्वारा। वियत कांग कौन थी? जो नॉर्थ वियतनाम से थी, नॉर्थ वियतनाम से थी, तो इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई शुरू हुई कोल्ड वॉर की परिस्थितियों में। कोल्ड वॉर चल रहा था पूरे विश्व के अंदर, लेकिन चाइना और यूएस यानी यूएसएसआर फुल सपोर्ट कर रहे थे 1955 के अंदर, और इन्हें आगे बढ़ने का सपोर्ट कर रहे थे कि तुम साउथ वियतनाम में घुसो और उधर से दिम की सरकार को गिराओ, भगाओ इनको। इधर से यहां से अपोजिट क्या हो रहा था? अपोजिट ये हो रहा था कि वियतनाम के अपोजिट यानी कि नॉर्थ के अपोजिशन में साउथ वियतनाम को अमेरिका से सपोर्ट मिल रही थी। उनकी CIA की टीम, उनकी सिक्योरिटी फोर्स, उनके एडवाइजर्स आकर जो साउथ वियतनाम है यहां पर लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे। जब ट्रेनिंग दे रहे थे तो ट्रेनिंग के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों को, जो वियत कांग को सपोर्ट करने वाले लोग थे, उनमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया, पकड़कर अरेस्ट किया गया, ब्रूटली पीटा गया, सैकड़ों की हत्या कर दी गई। यहां से लड़ाई और एग्रेसिव हो गई। नॉर्थ कांग जो था, नॉर्थ जो वियतनाम था, वो जीतना चाहता था, लेकिन इतना ब्रूटली नहीं, वो तो शांत आराम से लड़ता। लेकिन सपोर्ट अमेरिका का आया हिडन तरीके से। अमेरिका ने मिलिट्री भेजी और मिलिट्री भेज के लड़ाई को भड़कवा दिया। 57 की बात है, वियत कांग और उसके जो ओपोनेंट दिम के रिप्रेजेंटेटिव थे, इनमें लड़ाई शुरू हो गई। गवर्नमेंट ऑफिशियल के अफसरों को टारगेट किया जाने लगा, दफ्तरों को टारगेट किया जाने लगा, जहां जहां फौज की टुकड़ियां थी उनको टारगेट किया जाने लगा। और 1959 के अंदर यह लड़ाई बहुत उग्र हो गई। नॉर्थ वियतनाम जो था भारी पड़ने लगा साउथ वियतनाम पर। वियत कांग के लोग जो थे गोरिल्ला युद्ध में इतने ज्यादा जबरदस्त तरीके से लड़ते थे कि इनकी लड़ाई के आगे अमेरिकन सोल्जर्स ने भी हार मान ली, हथियार गिरने शुरू कर दिए। अब क्यों साउथ वियतनाम की मदद की जा रही थी? साउथ वियतनाम की जो मदद की जा रही थी, क्या पर्पस था? पर्पस ये था कि अमेरिका जो था शुरू से डोमिनो थ्योरी को फॉलो करता है। डोमिनो थ्योरी का मतलब यह है कि डोमिनो थ्योरी का मतलब बहुत सिंपल सा है कि जब किसी भी प्रकार से इस जोन के अंदर यानी नॉर्थ और साउथ वियतनाम के अंदर एक भी देश यानी एक भी हिस्सा अगर कम्युनिस्ट सरकार को सपोर्ट कर देता और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना लेता, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अगर बन जाती तो इसका इफेक्ट इतना तगड़ा होता कि आसपास का थाईलैंड, आसपास के जितने भी देश थे वो सारे के सारे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वियत कांग को जॉन एफ कैनेडी की तरफ से बार बार घुमा फिराकर मिलिट्री की, इकोनॉमिकली और बेसिकली
टेक्निकल की आमने सामने में थ्रेट्स मिलने लगी। डोमिनो थ्योरी थी कि भाई किसी भी प्रकार से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी तो काम खराब हो जाएगा। इस डोमिनो थ्योरी के अंदर अमेरिका ने फिर बाद में इंटरवेंशन जो था बढ़ा दिया। 1962 के अंदर मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ गई, 9000 सैनिक भेजे गए, जिनमें से बाद में 800 लोगों से ही भिड़ना था इन्हें। बहुत कम लोग थे उस समय में वियत कॉन्ग के अंदर। अब जो प्रॉब्लम थी, लड़ाई जो थी ऐसी चल रही थी कि कभी बढ़ जाती थी, कभी घट जाती थी। अमेरिका जो था इंपेशेंस हो रहा था, खत्म करना चाहता था लड़ाई को, कि या तो लड़ाई आमने सामने की ओर बढ़े और जल्दी से खत्म हो जाए। लेकिन परिस्थितियां इतनी आसान नहीं थी। जो आपका अपोजिट नॉर्थ वियतनाम था, उनके पास हथियार नहीं थे, लिमिटेड हथियार थे, और लिमिटेड हथियारों से लड़ाई लड़नी थी, वो भी उस देश से जो सामने बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो जब आप बात करें नॉर्थ वियतनाम की, तो इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी, हनोई बनाई थी, अपनी राजधानी हनोई बनाई थी, और साउथ वियतनाम ने शिगोन बनाई थी अपनी राजधानी। अब क्या हुआ, एक बार की बात, ये गल्फ ऑफ टोंकिन्स के अंदर से खबर आई। गल्फ ऑफ टोंकिन्स यहां जैसे मैप में दिख रहा है, यहां पे क्या हुआ, गल्फ ऑफ टोंकिन्स से एक बार खबर आई 1964 के अंदर की टॉर्पेडो, हथियार कहते हैं दोस्तों, हथियार बंद सेना ने अमेरिका के जहाजों पर अटैक किया और इनके जहाजों को उड़ा दिया। ऐसी खबर आई कि नॉर्थ वियतनाम ने अमेरिका के जहाजों को उड़ा दिया, और अमेरिका के जहाजों को उड़ाया। अमेरिका गुस्से में आ गया, और गुस्से में आने के बाद ऑपरेशन रोलिंग थंडर शुरू कर दिया। रोलिंग थंडर का मतलब था जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा अटैक करो और नॉर्थ वियतनाम को खत्म कर दो। नॉर्थ वियतनाम के ऊपर जब अटैक होने शुरू हुए, तो दोस्तों उसने हार मानने की जगह अपनी जमीन के अंदर काफी गहरी सुरंगें बना ली कि उड़ा लो, कितने हथियार है तुम्हारे पास, कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जो सिविलियंस थे बहुत मारे गए, लेकिन जो असली सेना थी वो छुप चुकी थी। अब प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि अब अमेरिका जो था फ्रंट पे आ चुका था, आमने सामने की लड़ाई में आ चुका था। जो डिम डिम की सरकार है, उसे अमेरिका का इतना सपोर्ट था कि सैकड़ों लोग भेजे जाने लगे, सेना भेजे जाने लगी, और इधर से सीक्रेट वार बढ़ने लग गया। अब ऐसा माना जाने लगा कि लाओस से और कंबोडिया से जो नॉर्थ वियतनाम है, इनको मदद मिल रही है। तो इस मदद का भी ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने इन सेक्शंस पर खूब बमबारी करी, खूब बढ़िया तरीके से बम गिराएगी और इनके जनसंख्या को मारना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि लड़ाई इधर से बढ़ने लगी। वियतनाम जो था बर्बादी के दौर पर था, सोच चुका था कि अब मैं नहीं तो ये भी नहीं, लड़ाई बढ़ा दी गई। उधर से अमेरिका ने अपने 82,000 लोग भेजे, जबकि 1965 में वहां की डिमांड थी कि 1,75,000 लोगों को सेना को भेजा जाए, एडवाइजर्स को भेजा जाए, ताकि प्लानिंग अच्छी हो और हम लड़ाई को जीत सकें। लेकिन अमेरिका जो था 82,000 फौज को भेजना भी आसान नहीं था दोस्तों। आर्मी को भेजने के लिए जहाज का, पानी के जहाज का, सब चीजों का इस्तेमाल करना था। धीरे धीरे आर्मी बढ़ने लगी, बहुत बुरी तरीके से लोग लड़ने लगे। इसमें जितनी सेना भेजी जा रही थी सेना अमेरिका की तरफ से, और वियतनाम से, साउथ वियतनाम से उनकी डेड बॉडीज वापस जा रही थी दोस्तों। डेड बॉडीज इतनी बुरी तरह जामने जा रही थी क्योंकि जो अमेरिकन आर्मी थी वो तैयार नहीं थी वियतनाम के इस टेरेन पे लड़ने के लिए। कहीं पर ये जमीन में बिल बना रखे थे, तो पता नहीं कि ये सैनिकों का बिल था या सांप बिच्छू का बिल था। कहीं पर पेड़ों में चढ़े हुए थे, तो नहीं पता कि कौन से पेड़ को देखा जाए। कहीं पर कीचड़ में दबे पड़े थे, तो यहां से नहीं पता चल रहा था। पहाड़ियों पर छुपे हुए थे, तो नहीं पता चल रहा था। तो आर्मी का इन्वेजन यहां पर डाउन होने लग गया। अमेरिकन आर्मी को इतनी बुरी तरीके से डाउन किया, जरूरत से ज्यादा। अब जब यहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, तो गल्फ ऑफ टोंकिन्स के अंदर जो वॉर से लोग मार रहे थे, इसमें मीडिया से
फौज के लिए क्या जाने लगी, अमेरिका में फोटोज जाने लगी, वीडियोस जाने लगी और लोगों को पता चलने लगा कि कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। अब इस बीच के अंदर एडवाइजर्स जो थे अलग अलग तरीके के एफर्ट्स कर रहे थे, लेकिन अपोजिट तरीके से एंटी वार मूवमेंट चलने लग गए 1966 के अंदर। 1966 में 1 लाख ट्रूप फिर से डिस्पैच हुए, फिर 1966 में अगर 1 लाख डिस्प्यूट बंदे भेजे। इस बीच में यूनाइटेड स्टेट्स को कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड इन सब की सहायता मिलने लगी और साउथ वियतनाम और स्ट्रांग होने लगा। वियतनाम स्ट्रांग होता जा रहा था साउथ का। और सबसे बड़ी चीज, एक झूठी खबर जो थी अमेरिका के न्यूज चैनल पर फैलाई जा रही थी। न्यूज चैनल पर यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि हम अब जीतने वाले हैं, लड़ाई कुछ ही महीनों के अंदर खत्म हो जाएगी और हम बहुत बुरी तरीके से दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं। लेकिन असली में जो खबर थी वो झूठी थी। सेम इसी बीच में यह भी सच्चाई लोगों को सामने मिल गई कि जो गल्फ ऑफ टॉन्किंस में अमेरिका के जहाज उड़ाए गए, यह भी एक फेक न्यूज पता चली कि यह झूठी खबर थी। अमेरिका लड़ाई में डायरेक्ट उतरना चाहता था और यह लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी, अमेरिका डायरेक्ट उतरना चाहता था। इस वजह से यह झूठी खबर फैलाई गई और झूठी खबर फैलाने से प्रॉब्लम क्या हुई, अमेरिका को रास्ता मिल गया डायरेक्ट लड़ाई में उतरने का, जबकि नॉर्थ कोरिया समझ ही नहीं पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। अब जब सब सपोर्ट बढ़ी, लाखों सैनिक आए, अमेरिका के सैनिकों ने शिकायत करी 1966 के अंदर, शिकायत करी कि इनको ढूंढ पाना असंभव है, कि ऐसी ऐसी जगह छुप जाते हैं जो कभी अमेरिकन सोल्जर ने सोची भी नहीं होती। तो अमेरिका ने इतना गंदा अटैक किया कि केमिकल वॉर पर उतर आया दोस्तों, केमिकल वॉर पर उतर आया। एयरक्राफ्ट से केमिकल्स गिराए गए। पहला केमिकल गिराया गया नापाम का। नापाम जो था एक ऐसा केमिकल गिराया गया जो जंगलों के अंदर गिरते के साथ गिरता था केमिकल और सारे जंगलों में आग ही आग लग जाती थी। समस्या क्या हुई, सरेआम सिविलियंस मारे जाने लगे। सिविलियंस यानी आम जनता मारी जाने लगी जिनका युद्ध से कोई कनेक्शन नहीं था। सेना जो थी वियतकॉन्ग की वो तो जमीन में छुप चुकी थी और ऊपर से क्या खूब एसिड गिराए जा रहे थे। कहा जाता है हजारों की तादाद में लोग मारे गए। फिर क्या हुआ, इतने से मन नहीं भरा, क्या किया अमेरिका ने, एजेंट ऑरेंज नाम से केमिकल गिराया। एजेंट ऑरेंज जो केमिकल था, एक ऐसा केमिकल बनाया गया था जो पेड़ों पर गिरते के साथ ही पूरे पेड़ों की पत्तियां जो होती थी वो गिर जाती थी। पेड़ों की पत्तियां गिर रही थी बुरी तरीके से, पूरे पेड़ बंजर दिखाई दे रहे थे। पॉल्यूशन जरूरत से ज्यादा फैल चुका था। लोग टेंशन में, डिप्रेशन में, भुखमरी से, कुछ अमेरिकन वेपन्स से मारे जा रहे थे। और इसे देखकर जो अमेरिकन आर्मी थी उनका जो जोश था वो बढ़ता जा रहा था। कंपैरिजन में नॉर्थ कोरिया कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था लेकिन हार भी नहीं मान रहा था। अकेले नॉर्थ कोरिया के पास, जिनके अगर हथियारों की बात करें तो चंद मुट्ठी भर हथियार और चंद मुट्ठी भर असला बारूद से लड़ रहे थे वो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस जज्बे को पूरे वर्ल्ड ने सलाम किया था दोस्तों कि अकेले एक जरा से वियतनाम ने पूरे अमेरिका को और अलग अलग देशों की आर्मियों को पीछे हटा दिया। उन नवंबर की बात आई 1967 के अंदर, अमेरिकन ट्रूप्स में से फिर से साउथ वियतनाम के अंदर 5 लाख सैनिक पहुंचे। इन 5 लाख सैनिक पहुंचे तो इनमें से 15,058 डेड बॉडीज वापस पहुंची। 1,09,527 लोग घायल हुए। इतने लोग घायल हुए, 15,060 लोग मारे गए। सैनिकों की डेड बॉडी देखकर अमेरिका में लोगों की छातियां फटने लग गई कि एक तरफ कह रहे हैं हम लड़ाई जीत रहे हैं, जो लड़ाई जीतने का झूठ था कि वॉर वॉज बीइंग वॉन, लड़ाई जीती जा रही है, और दूसरी तरफ लोगों को अमेरिका में अपने बच्चों की डेड बॉडीज दिख रही थी। जितने घायल सिपाही थे, किसी की आंख नहीं, किसी का हाथ उड़ गया लड़ाई में, किसी का पैर कट गया, किसी का कुछ और किसी का कुछ, लड़ाई बढ़ती जा रही थी। इस बीच में जो वहां की सेना थी
वो तंग आ चुकी थी, सालों से अपने घर से दूर थी, लड़ाई में व्यस्त थी, खाने पीने का कोई ढंग का बंदोबस्त नहीं था, डिप्रेशन बढ़ चुका था, दवाइयों के आदी बन चुके थे। अमेरिकन सोल्जर्स अब जो थे ट्रॉमा से गुजर रहे थे, बदले की भावना से गुजर रहे थे। इस परिस्थिति में वॉर का प्रोटेस्ट शुरू हुआ अमेरिका में, और अमेरिकन आर्मी जब थोड़ी देर के लिए होल्ड हुई, इस बीच में नॉर्थ वियतनाम को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल गया। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने पानी के अंदर छुपने के रास्ते बनाए, ज्यादा से ज्यादा जमीन में छुपने के रास्ते बनाए, पहाड़ों पर, जंगलों में, हर तरफ छुप छुप कर वार करने के रास्ते बनाए। असलियत में इस लड़ाई को रेड टनल वियतनाम बोला गया। रेड टनल वियतनाम का मतलब यह था कि एक तरफ अमेरिकन आर्मी हताश हो रही थी, बहुत परेशान थी, दूसरी तरफ नॉर्थ वियतनाम अपने आप को स्ट्रांग करता जा रहा था। वियतनाम स्ट्रांग कैसे कर रहा था, जमीनों में रास्ते खोद रहा था। जैसे ये टनल देखिए, ऊपर सोल्जर हैं, यहां पर ये सोल्जर हैं, यहां पर ये रास्ता बना दिया नीचे ही नीचे, यहां से गोली मारी 2-3 सोल्जर्स को, नीचे गया, नीचे जाके फिर कहीं दूसरी किसी सुरंग से निकलकर ऊपर आ गया। जब तक सोल्जर यहां ढूंढते, यहां से फायर किया, फिर ढूंढते, यहां से निकला, फिर फायर किया। इस प्रकार से जो ये सुरंगें थी, इतनी ज्यादा जमीन के अंदर खुद चुकी थी कि अमेरिकन सोल्जर्स डरने लग गए थे जंगलों में घुसने से। इस बीच के अंदर अमेरिकन की और जो ये साउथ वियतनाम की जो पावर थी, असला बारूद था, इन सबको ढूंढने के लिए नॉर्थ वियतनाम ने चालाकी की, औरतों को आगे किया 2 प्रकार से। एक तरफ बनाया स्पाई यानी कि जासूस, और जासूस बनाकर अमेरिकन खेमे में भेज दिया। इस खेमे में इन औरतों की आबरू लूटी गई, आबरू लूट कर फिर भी इन्होंने अपने पग को पूरा किया। वहां की आम जनता नॉर्थ वियतनाम का साथ देने लग गई। इनकी साथ क्या हुआ, इनकी आबरू लूटने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जानकारी हासिल करी क्या कर सकते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकन के बीच में मिक्स होने लगे, ज्यादा से ज्यादा मिक्स हुए, ज्यादा से ज्यादा खबरें नॉर्थ कोरिया को लाकर दी, वियतकॉन्ग को लाकर दी। वियतकॉन्ग के पास जब सारी खबर आ गई, 1967 में वियतकॉन्ग ने डिसीजन ले लिया कि अब ऐसा आत्मघाती हमला करना है कि एक बार के अंदर 100 जगहों पर अटैक करेंगे। उन 100 जगहों पर अटैक होगा जहां जहां पर अमेरिकन के सोल्जर्स, असला बारूद, एडवाइजर्स और वो सब कुछ टेक्नोलॉजीज जिससे अमेरिका से कांटेक्ट होता है, वहां पर बुरी तरीके से अटैक करना है। हनोई के अंदर ऐसा डिसीजन लिया गया, स्ट्राइक करने का डिसीजन था, और स्ट्राइक हुआ 31 जनवरी 1968। 70,000 डीआरवी फोर्सेस, जनरल वो योंग लॉन्च टैट ऑफेंसिव किया साउथ वियतनाम के अंदर 100 शहरों में किया दोस्तों, और भारी मात्रा में अमेरिका के सोल्जर्स की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिकन सोल्जर सोच पाते, बच पाते, तैयारी कर पाते, उससे पहले भारी मात्रा में नुकसान हो गया। इस बीच में मीडिया बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर रहा था। यहां अमेरिकन सोल्जर्स गिर रहे थे, वहां पर सारी की सारी खबर अमेरिका में टेलीकास्ट हो रही थी। इतनी जबरदस्त स्ट्राइक करी कि साउथ वियतनाम को संभलने का मौका नहीं मिला, और अटैक करने के बाद पूरी ताकत से अटैक किया। 2 दिन अटैक चला और उसके बाद ये शांत हो गए। इन्होंने 2 दिन बाद जो नॉर्थ वियतनाम शांत हो गया। वियतनाम इधर से शांत हुआ और लाशों की गिनती शुरू हुई। एडिशनल 2 लाख सोल्जर्स तुरंत भेजे गए। एडिशनल 2 लाख सोल्जर्स की रिक्वेस्ट की गई, भेजे नहीं गए, रिक्वेस्ट इधर से करी गई कि 2 लाख फौजी भेजो, तभी लड़ाई लड़ी जा सकती है। उधर से इधर फौज की डिमांड बढ़ रही थी, और उधर से लोगों ने अमेरिका के अंदर विद्रोह करने शुरू कर दिए।
इतने विद्रोह कर दिए कि वहां के विद्यार्थियों, वहां पे अमेरिका में इस दौरान क्या था, एक नीति थी कि हर एक युवक को जो बॉडी से फिट है, फिजिकली फिट है, उसे कुछ समय आर्मी के अंदर देना ही देना है। अब आर्मी के अंदर देना ही देना है, तो इस परिस्थिति के अंदर क्या हुआ, वहां के लोगों ने सपोर्ट करने से मना कर दिया, सपोर्ट करने से मना कर दिया, और अमेरिका को उधर से बहुत भारी भरकम विद्रोह का, अपने आंतरिक सिविल वॉर वाली परिस्थिति हो गई। जनता लड़ाई पर उतर आई और इधर विद्रोह बढ़ गया। जब उधर से सैनिक नहीं आए, सैनिक आए नहीं, बीच में शांति संदेश की बात हो रही थी, अमेरिका की और नॉर्थ कोरिया की शांति संदेश की बात हो रही थी। इसी बीच के अंदर माई लाई मैसेकर हुआ, सैकड़ों लोग फौजी, जो अमेरिकन फौजी थे, घुस गए नियर बाय विलेज के अंदर, और विलेज में घुसकर 400 बिनहत्ते लोगों को गोली मार दी। बूढ़े, बच्चे, औरतें आबरू लूट कर उनको गड्ढे में फेंक दिया, मारकर गड्ढे में फेंक दिया। इससे पूरी रूह कांप गई अमेरिका में बैठे हुए लोगों की। बहुत ज्यादा तरीके से विद्रोह शुरू हो गया, लड़ाई बढ़ती जा रही थी। नॉर्थ जो वियतनाम था, हार मानने को तैयार नहीं था। 1959 के अंदर, 1969 में एंटी वॉर के लिए, लड़ाई के लिए वॉशिंगटन डीसी के अंदर 2.5 लाख अमेरिकन, जिसमें ज्यादातर विद्यार्थी, औरतें, बच्चे इकट्ठे हो गए और लड़ाई का विरोध करने लगे। उधर से नॉर्थ कोरिया अपने अटैक पर अटैक कर रहा था और सेना को मारने लगा हुआ था। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। सेना इधर से मर रही थी, उधर से नॉर्थ कोरिया के सैकड़ों लोग मर रहे थे। लड़ाई बढ़ती जा रही थी, इसके रुकने के कोई कारण नहीं थे। डिसऑनर के, बदनामी के चार्जेस लग रहे थे। जो लोग लड़ाई में नहीं थे उन पर सरकार उल्टा पलटवार कर रही थी, लेकिन वहां से लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। अब प्रॉब्लम आ गई सबसे बड़ी ये कि उधर तो लड़ाई चल रही थी, जिस सेना पर दबाव था कि तुम्हें जाके वियतनाम में लड़ाई लड़नी है, वहां पर आंतरिक क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया। अलग अलग तरीके से लोग इकट्ठे हुए, कहीं पर 35,000, कहीं पर 50,000, और इधर क्या था, वी वॉन्ट फाइट अनदर रिच मेन्स वॉर, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। वियतनाम वॉर प्रोटेस्ट होने लगा पेंटागन के सामने, सिविलियंस शोर मचाने लगे, अमेरिका के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपी जाने लगी कि तुम जो है साइगॉन, जो कि साउथ वियतनाम की राजधानी है, वहां पर तुम तानाशाही चला रहे हो, जो कि किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं होगी। इधर वॉर जो था बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ वो बड़ा समुदाय निकल कर आया जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को इस लड़ाई में खो दिया। इस प्रकार के बोर्ड्स और होल्डिंग लगे कि मेरे बच्चे की हत्या हुई, मर्डर हुआ। कहां पर हुआ, वियतनाम में, लेकिन मारा किसने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। अमेरिकन प्रेसिडेंट पर नाम आने लगी, बदनामी फैलने लगी, लड़ाई झगड़े जो थे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ जो था, साउथ कोरिया कमजोर होता जा रहा था, सैनिकों की डिमांड बढ़ रही थी, और सैनिकों की डिमांड बढ़ने के बाद भी किसी प्रकार से उस पर रोक नहीं लग रही थी। अब आ जाता है नेक्स्ट केंट स्टेट शूटिंग। 1970 आ जाता है। 1970 के अंदर यूएस साउथ वियतनाम जो है एक ऑपरेशन करता है कंबोडिया के अंदर, और इसके अंदर वाइप आउट करने की सोचता है कि भाई जितनी भी डीआरवी की सप्लाईज हैं, बेस है, वहां पर अटैक किया जाए। साउथ वियतनामीज जो थे इसी प्रकार से लाओस में घुसते हैं, नॉर्थ वियतनाम में घुसने की कोशिश करते हैं, या उधर लाओस से नॉर्थ वियतनाम उन्हें सपोर्ट हो रहा होता है। झगड़े बढ़ रहे होते हैं, थम नहीं रहे होते। इन्वेजन जो होता है अलग अलग कंट्रीज का बढ़ता जाता है, उधर से प्रोटेस्ट उधर बढ़ते जा रहे थे। 1970 मई के अंदर केंट स्टेट यूनिवर्सिटी इन ओहियो, नेशनल गार्ड्समैन शॉट and killed 4 students at another protest. 10 days later, 2 students at Jackson State University in Mississippi were killed by police. इस प्रकार से लोग मारे जाने लगे। By the end of June 1972,
आफ्टर अ फेल्ड ऑफेंसिव इनटू साउथ वियतनाम, हनोई वॉज फाइनली विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। अंत में हिम्मत टूटने लगी, अमेरिकन सोल्जर थे वो आउट होने लगे, लड़ाई से पीछे हटने लगे। हनोई जो था वो फाइनली विलिंग पे था कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, और हनोई से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए झुका कौन? साउथ वियतनाम। किंग्सरीज और जो नॉर्थ वियतनामी से रिप्रेजेंट करते हैं एक ड्राफ्ट पीस एग्रीमेंट का, इस पीस एग्रीमेंट को शेगन के लीडर्स ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद फिर से बॉम्बिंग शुरू हो गई, झगड़ा बढ़ गया। अब आ जाती है बात वॉर के अंत में। 72 का समय जो था, मई 1972 का, साउथ वियतनाम ने अपनी आखिरी ताकत लगानी थी पूरी। डिमांड सोल्जर्स की पूरी नहीं हो रही थी, हथियार वहां से आने बंद हो चुके थे, जो हवाई अटैक था वह बंद हो चुका था। 1973 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ वियतनाम फाइनल एग्रीमेंट होता है, इन दोनों देशों को छोड़कर जाने का एग्रीमेंट होता है। एक ऐसा एग्रीमेंट कि अब हम तुम्हारे देश को पूरी तरीके से छोड़कर जाएंगे। अब छोड़कर जाने की बात हुई 73 के अंदर, अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि लड़ाई के अंदर बहुत बुरी मार पड़ चुकी थी अमेरिका के ऊपर। जैसे ही इधर से अमेरिकन इन्वेजन खाली हुआ, नॉर्थ कोरिया भी शांत नहीं था, क्योंकि वो जो अभी पीस, जो कैंट वाला सेक्शन में एक पीस ट्रीटी थी, उसे शनॉय ने क्या कर दिया? शियोंग ने कैंसिल कर दिया था। जाते ही अमेरिका आर्मी के नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर अटैक किया, और अटैक करके शेगन को कैप्चर कर दिया, और कैप्चर करने के बाद इसे हो ची मिन क्या कर दिया? सिटी के नाम से फेमस कर दिया। आज भी नक्शे में वो हो ची मिन सिटी है, शेगन सिटी नहीं है। अब लड़ाई धीरे धीरे क्या होने लगी? समाप्त होने लगी। मेन पर्पस खत्म हो गया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आने के बाद में क्या हुआ? साउथ वियतनाम का अस्तित्व हो गया समाप्त। इस बीच में 2 मिलियन से ज्यादा वियतनाम के लोग मारे गए, 3 मिलियन से ज्यादा वियतनाम के लोग क्या हुए? घायल हुए। 12 मिलियन वियतनाम का सेक्शन जो था रिफ्यूजीज में बदल गया। इकोनॉमी लगभग 100 साल पीछे चली गई, 100 साल पीछे। देश में लड़ाई के अलावा कुछ नहीं बचा, सब बर्बादी। 1976 के अंदर वियतनाम फिर से एक हो गया, और वायलेंस जो था धीरे 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 सब कॉन्फ्लिक्ट जो थे सब अंडर कम होने लगे। फ्री मार्केट स्टार्ट हो गई। 1986 के अंदर इकोनॉमी इंप्रूव होने लगी, ऑयल एक्सपोर्ट बूम हुआ, और उसके बाद दोस्तों जो हुआ कोई सोच भी नहीं सकता। इधर से वियतनाम का कंट्रोल वियतनाम के पास आने लगा, पूरी कम्युनिस्ट सरकार बन गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने एक चीज देख ली कि भाई अब इस एशिया वाले सेक्शन के अंदर अगर अस्तित्व में रहना है, बाजार को विस्तृत करना है और अपनी ताकत को बढ़ाना है, तो अमेरिका ने इस दौरान 80 के दशक के बाद में 90 के बीच में चाइना से दोस्ती कर ली। चाइना से दोस्ती कर ली क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर के इरा में घाटे में आता जा रहा था। अमेरिका डेवलप्ड था, चाइना की सरकार बहुत डाउन थी। दोनों की दोस्ती हो गई। यूएसएसआर यानी रशिया के साथ संबंध चाइना के बिगड़ गए, और बिगड़ते ही क्या हुआ? इन दोनों की दोस्ती हो गई और सारी लड़ाई शांत हो गई। इस बीच में अमेरिकन गवर्नमेंट चेंज हो गई। अमेरिकन गवर्नमेंट चेंज होते के साथ ही सब कुछ शांत हो गया। और फिर तो जब से ही कोई वॉर का नाम आता है, जनता पीस ट्रीटी के लिए शोर मचाना शुरू कर देती है, अमेरिका को लड़ने के लिए बाध्य नहीं होने देती। अब इस लड़ाई का इंपैक्ट समझ लीजिएगा। इंपैक्ट सबसे पहला, अमेरिका की हार होती है बुरी तरीके से, अमेरिका की हार होती है। दूसरी चीज, पूरे विश्व में वियतनाम का डंका बज जाता है कि बिना हथियारों के, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लड़ाई लड़ी जीती जा सकती है,
मन में ताकत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा इशू यहां पर यह समझ लीजिएगा कि किसी भी देश के अंदर लड़ाई चल रही हो तो पब्लिक को जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आप अपने देश की आर्मी को या लोगों को झूठ बोलकर लड़ाई नहीं लड़ सकते। अमेरिका ने क्या किया, यही उसकी हार का कारण था कि अपने लोगों को झूठ बोलता रहा कि हम लड़ाई जीतने वाले हैं, जबकि यहां पर वियतनाम में उल्टा हो रहा था और वो हार रहे थे। इसी प्रकार से आपने नोटिस किया हो, अब जैसे कोरोना वायरस से प्रॉब्लम है, हर दूसरे बार में, हर दूसरे 10वें दिन क्या होता है, जो अपने प्रधानमंत्री साहब हैं एकदम से टीवी पर आ जाते हैं, जनता को सब कुछ बता देते हैं और क्लियर उनको कंट्रोल में, कॉन्फिडेंस में रखते हैं। तो रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी चीज, कोल्ड वॉर को इसका परिणाम दिखने लग गया। आपस में जो युद्ध की परिस्थिति थी समाप्त होने लगी, अबाउट टू एंड होने लगी इस लड़ाई के बाद में, और दिखने लग गया कि लड़ाई में जब अमेरिका जैसा कंट्री हार सकता है तो किसी को कमजोर समझना मूर्खता हो जाएगी। इस बात पर वियतनाम की लड़ाई में जीत होती है और अमेरिका हार जाता है और यहां पर यह वॉर समाप्त होती है। आशा करते हैं एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके लिए शेयर करना और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी मेहनत आपके लिए और बढ़ती जाएगी यदि आपका सिर्फ यही सपोर्ट मिलता रहा तो। धन्यवाद।